डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर अजय कुमार सिंह बोलिए, बैठिए। माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति ठीक है, आप सुन लीजिए, आपको मौका दिया जाएगा अगर बोलना चाहेंगे तो। माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान में वर्णित है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 163 रेस्पेक्टिवली रेफर्स दैट द स्पीच ऑफ द गवर्नर that he reads before the legislature is the viewpoint of the government and is prepared by it. मैं महामहिम के अभिभाषण पर संशोधन के लिए खड़ा हुआ हूं और इस उम्मीद के साथ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन का अर्थ होता है निश्चिंत है। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज के असर के लिए और उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। महोदय, मैं पंचायत प्रतिनिधियों के बोर्ड से जीत कर आता हूं। अभिभाषण में ग्राम पंचायत को मजबूत बनाने के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं है। महोदय, आपको पता है कि निम्न मानदेय पर मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, समिति, जीप सदस्य वगैरह काम कर रहे हैं। उनके मानदेय में बढ़ोतरी का कोई जिक्र नहीं है। उनके अधिकार में लगातार कटौती हो रही है, उसका भी कोई जिक्र नहीं है कि उनके अधिकार बढ़ेंगे। तो उनका अधिकार बढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था 16 जनवरी 1948 को कि मैं उस संविधान को स्वीकार नहीं करूंगा जिसमें ग्राम पंचायतों को अधिकतम अधिकार नहीं हो। मैं महात्मा गांधी के सपनों की बात कर रहा हूं। महोदय, ये किताब है पीसफुल सोसाइटी के संस्थापक और पश्चिमी नदी घाट आंदोलन के नायक कुमार कलानंद मणि ने लिखा है, पंचायती राज और ग्राम सरकार। इसमें उन्होंने जयप्रकाश जी के विचारों का, विनोबा भावे जी के विचारों का, गांधी जी के विचारों का, जवाहरलाल जी के विचारों का, रजनी कोठारी जी की थ्योरी का, ये सब का जिक्र किया है। और इस किताब का सार यही है कि ग्राम पंचायती राज संस्थाएं अगर मजबूत नहीं होंगी तो हमारा बिहार जो पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है कभी मजबूत नहीं हो सकता। महोदय, अब मैं आगे कानून व्यवस्था का जिक्र करना चाहूंगा। महोदय, पुलिस कर्मियों की संख्या, थानों की संख्या बढ़ गई। मैं महोदय कई दिनों से SCRB के साइट को खोलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दुखद पहलू यह है कि वो साइट खुल नहीं रहा। रात में भी मैंने बड़ी कोशिश की। NCRB के साइट्स खुले हैं महोदय, तो मैं कहना चाहूंगा कि 2800, ये 2024 के आंकड़े अभी उपलब्ध हैं, 2862 हत्या के साथ बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। 12,316 महिला अपहरण के केस के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। अनुसूचित जाति पर अत्याचार में बिहार तीसरे स्थान पर है। दहेज हत्या में बिहार दूसरे स्थान पर है। एसिड अटैक में तीसरे स्थान पर है। सच तो यह है कि बहुत से मामलों में थानों में केस दर्ज नहीं होते। मैंने पहले भी सदन में बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहा था कि थानों में केस लेने के मामले में बिहार बड़ा पिछड़ा है। थाने बड़ी कोताही करते हैं और इसकी शिकायतें हमेशा, हम लोग भी शिकायतों से दो चार होते रहते हैं। सरकार को इसको भी संज्ञान में रहना चाहिए। और ये महोदय, ये जो मैंने NCRB के आंकड़े कहे हैं, ये आंकड़े मैंने नहीं बनाए हैं, भारत सरकार ने बनाए हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नीट हत्याकांड है, इसमें दिस इज द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। कोई दो राय नहीं है महोदय। पूरा बिहार शर्मसार है। बिहार का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं भी शर्मसार हूं। पुलिस की करनी पर, पुलिस की मॉडस ऑपरेंडी पर सरकार को संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए, CBI को जांच ही नहीं देना चाहिए। जो दोषी पुलिसकर्मी है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर ये बन सके। ये पूरे 13 करोड़ बिहार वासियों की तरफ से मैं कह रहा हूं, बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेगी, ये कैसा सुशासन है महोदय। सुरक्षित अपनी बेटियों को सुरक्षित करना होगा, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर इसको करते हैं और इसको करना पड़ेगा। ये विकसित बिहार का जो कॉन्सेप्ट है उसमें महिलाओं के सुरक्षा की भी जिम्मेदारी बड़ी बनती है हमारी। महोदय, ये मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, सूखा नशा। महोदय, बहुत ही पीड़ा के साथ बयान कर रहा हूं। पूरी पीढ़ी
इस बिहार की पूरी पीढ़ी सूखे के नशे के चपेट में है। आप गांव चले जाइए, कस्बे चले जाइए, मोहल्ले चले जाइए, किशोर वय के लड़के सूखे नशे के। मैं विपक्ष में हूं इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी चिंता है, मेरी पीड़ा है कि सूखा नशा इस बिहार में बंद होना चाहिए। सरकार अगर विपक्ष से भी किसी तरह की उम्मीद करती है तो मैं विपक्ष के साथ कह रहा हूं कि मैं भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सूखा नशा से बिहार को बचाइए, नहीं तो जब इतिहास लिखा जाएगा, पीढ़ियां बर्बाद होगी, इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे आपके सभी के नाम उन काले अध्याय में होंगे कि हमने बिहार की पीढ़ियों को बर्बाद किया है। महोदय, साइबर क्राइम की भी स्थिति बहुत खराब है महोदय। आए दिन बिहार के थानों में साइबर घोटालों, साइबर क्राइम की रिपोर्ट्स हो रही हैं, और इसमें जो हमारा मैकेनिज्म है, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है महोदय, लेकिन मुझे जो सुन के लगता है कि वो मैकेनिज्म हमारा बहुत परफेक्ट नहीं है बिहार पुलिस का। तो अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं था, तो मैं आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने इस मैकेनिज्म को थोड़ा दुरुस्त करे, वेल इक्विप्ड बनाए, ताकि साइबर क्राइम रुक सके महोदय। और महोदय, अब मैं कृषि की बात करूंगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन हुआ, बहुत अच्छी बात है महोदय। इसका टोटल कॉस्ट था 1,62,268 करोड़ रुपए। महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसकी समीक्षा करे कि आपने जो खर्च किए हैं वो राशि किस तरह से कृषि को प्रभावित की है। महोदय, मैं तो बस इतना जानता हूं, मैं भी महोदय छोटा किसान हूं, छोटा और सीमांत हमारे कोसी के इलाके में रकबे बड़े कम होते हैं। हमें भी पीक सीजन में उर्वरक की आपूर्ति नहीं हो पाती है। केंद्र कहता है कि हम उर्वरक देते हैं, लेकिन केंद्र उर्वरक कब देता है महोदय? जब हमारा सीजन समाप्त हो जाता है। तो बिहार सरकार को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ केंद्र से बात करनी चाहिए और पीक सीजन में उर्वरक की आपूर्ति को सुनिश्चित करना चाहिए। महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, केसीसी पर मैं चर्चा करना चाहूंगा महोदय। ये इस साल बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लक्ष्य का मात्र 10% इस वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। फरवरी आ गया है, मार्च में 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। मात्र 10% केसीसी ऋण वितरण का जो लक्ष्य रखा गया था उसकी पूर्ति हो पाई है। केसीसी लोन नहीं मिलने पर किस तरह से किसान सूदखोरों की चंगुल में आते हैं, आप सबको पता है महोदय। कर मैं आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो कृषि का जीएसडीपी में इसकी भागीदारी महोदय घट रही है। इसका मतलब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है। सरकार को भी इस पर सोचना होगा महोदय। अन्य राज्यों की तर्ज पर एमएसपी पर बोनस की मांग बहुत दिनों से इस राज्य में चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से कि सरकार इस पर संज्ञान ले, सरकार इस पर ध्यान ले। और बहुत बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है महोदय, लेकिन बिहार के किसानों की आमदनी अच्छी नहीं हुई है महोदय। मैं किसानों के लिए कहना चाहूंगा कि न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। बहुत खराब स्थिति है उनका महोदय। अभिभाषण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहले 39 मरीज आते थे, अब 11,600 मरीज आ रहे हैं। सरकार ने खुद स्वीकार किया है, आज भी मंत्री महोदय ने स्वीकार किया, मुझे आंकड़े भी हैं कि 47% डॉक्टर, तकनीशियन, नर्सेज के पद खाली हैं। तो ये पेरीफेरी में इलाज करने वाले कौन हैं? जो स्वास्थ्य केंद्र में बैठ के इलाज कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में बैठ के इलाज कर रहे हैं। ये डाटा ठीक नहीं है महोदय। और जिस राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, उस राज्य को विकसित कभी नहीं कहा जा सकता है महोदय। मेडिकल कॉलेज वगैरह पे काफी चर्चा हो गई है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सरकार जो दावा करती है, अगर सरकार के दावे को सही मान लिया जाए तो फिर पटना में मरीज क्यों आते हैं? पीएमसीएच में, आईजीएमएस में और एम्स में मरीजों का प्रेशर क्यों इतना अच्छा है? अगर सारे मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, तो जिला अस्पतालों में सुविधा हो गई है, तो फिर पेशेंट कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? पिकनिक बनाने आते हैं क्या महोदय? पीएमसीएच और आईजीएमएस में इतना दबाव है कि बेड नहीं मिल रहा है। हर एक दिन हम लोगों को कोशिश करनी पड़ती है महोदय। तो इसका मतलब है कि जिले और पेरीफेरी के अस्पतालों की व्यवस्था सही नहीं है महोदय।
अब मैं उद्योग पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ, बहुत मुख्तसर में मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि पिछले बजट में 1962 करोड़ का प्रावधान था, जो पूरे बजट का 0.62% था। तो महोदय, इस तरह के आंकड़ों से, इस तरह के आवंटन से बिहार में उद्योग की वृद्धि नहीं हो पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उद्योग लग नहीं पाएंगे, तो उसको बढ़ाना होगा आपको। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग में मंत्री महोदय बिहार 26वें स्थान पर है। बहुत ही फिसड्डी स्थान इस बिहार का है। उम्मीद है कि आपके मंत्रित्व काल में ये सुधरेगा। ईज ऑफ डूइंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं, हमको समझाना नहीं है। ये जो लाल फीताशाही है, जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनकी अकर्मण्यता और उनकी कार्यशैली पर मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं आपके माध्यम से, और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी। इन्वेस्टर मीट हुआ महोदय, काफी चर्चा हुई, अखबारों में चर्चा हुई, एमओयू साइन किए गए। आर्थिक सर्वेक्षण में भी मैंने देखा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो धरती पर नहीं उतर पाए। धरती पर कितने उतरे हैं इन्वेस्टर मीट के बाद, ये समीक्षा का विषय है और इसको करना चाहिए। महोदय, शिक्षा के मामले में मैं कहना नहीं चाहूंगा, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को फिसड्डी माना गया है। और मैं उतना रिपोर्ट पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन यू डाइस की 2-4 बात मैं कहना चाहूंगा कि 88.47 स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। 78,705 स्कूल हैं, उसमें 88.47 में कंप्यूटर नहीं है, 41.31 में पुस्तकालय नहीं है, 60.78 में खेल के मैदान नहीं है, 88.24 में इंटरनेट नहीं है। कैसे हम किसी संस्थान को आगे ले जाएंगे? महोदय, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट बिहार का नामी इंस्टीट्यूट हुआ करता था और देश में उसकी बात होती थी, लेकिन आज एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट आउटसोर्सिंग के सवाल पर, पोस्टिंग के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर सुर्खियों में रहता है, लेकिन रिसर्च के सवाल पर सुर्खियों में नहीं रहता है। उच्च शिक्षा की हालत और उस शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही खराब है। महोदय, बिहार की नदियां मृतप्राय हो रही है, और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की चर्चा होती है, कभी कभी पटना का इतना हो गया, बेगूसराय का इतना है, सहरसा का इतना 625 हो गया। तो महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन की चर्चा होती है, नीतियां भी बनती है। अभी सहरसा में डीएफओ से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमको वृक्षारोपण करना है और जगह नहीं मिल रही है। मैंने उनको सुझाव दिया कि ये छोटी नदियां जो सूख रही है, उन नदियों के किनारे जो सरकारी जमीन उपलब्ध है, उस पर आप प्लांटेशन कीजिए, ग्रीन कवर बनाइएगा, तब तो स्वच्छ हवा मिलेगी। नहीं तो बिहार की हवा महोदय जहरीली हो चुकी है। महोदय, सुदूर क्षेत्र से 5 घंटे लगेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ पटना में, कि सुपौल के बगल का एक प्रखंड है मरौना, वहां जाने में 2.25 घंटे लगते हैं महोदय, महज 10 किलोमीटर की दूरी है। तो हम सुपौल के लोगों को, मरौना के लोगों को सुपौल जिला मुख्यालय 2 घंटे से ज्यादा में बुला रहे हैं, तो 5 घंटे में पटना कैसे आएंगे महोदय? महज एक पुल की आवश्यकता है कोसी पर, लेकिन वो पुल भी हम नहीं बना पा रहे हैं। तो महोदय, मेरा ये कहना है कि समग्र विकास की परिभाषा तब होगी जब तक कोर पेरिफेरी मॉडल को हम अपनाएंगे, तो विकास पूरा नहीं होगा। कोर पेरिफेरी मॉडल से मेरा तात्पर्य है कि पटना राजधानी और उसके इर्द गिर्द का विकास हम करें, और सहरसा, कोसी, सीमांचल जैसे इलाके पिछड़े रह जाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ संशोधन प्रस्ताव पेश करते हुए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। जय हिंद।